नमस्कार और हमारी इस नई गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय और जिन रिसर्च नोट्स पर बात करने वाले हैं ना, वो बहुत ही कह सकते हैं कि बेचैन करने वाला है। हाँ बिल्कुल, और ये आज के समय में बहुत जरूरी भी है। मैं यही सोच रही थी कि क्या होगा अगर ये कहा जाए कि किसी देश में हर 5 साल में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे हैं, लोग कतारों में लगकर वोट भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो देश एक सच्चा लोकतंत्र नहीं है। ये सुनकर अजीब लगता है ना। बहुत अजीब, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि कोई भी व्यवस्था एक मशीन की तरह होती है। पुर्जा खराब हुआ, मैकेनिक को बुलाया, उसने पेचकस घुमाया और सब ठीक। चुनाव हो गए, एक नई सरकार बन गई और हमने मान लिया कि लोकतंत्र का इंजन एकदम सही से चालू हो गया है। सही कहा आपने। हमें अक्सर लगता है कि लोकतंत्र बस एक ऑन और ऑफ स्विच की तरह है, मतलब मशीन या तो चल रही है या फिर बंद है। ये सोचना बहुत आरामदायक होता है क्योंकि इसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। आप बस वोट देते हैं और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। और यही सोच खतरनाक है। लेकिन जब हम वैश्विक लोकतंत्र के आंकड़ों और इस पर आधारित विस्तृत स्रोत सामग्री का विश्लेषण करते हैं तो यहाँ मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इन स्रोतों को गहराई से पढ़ने के बाद ये साफ होता है कि लोकतंत्र की मशीन में कोई पेचकस काम नहीं आता। आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है। हमारे पास जो शोध है वह हमें ये समझने में मदद करता है कि लोकतंत्र केवल चुनाव के दिन तक सीमित रहने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह एक लगातार चलने वाली, कभी न खत्म होने वाली सुधार प्रक्रिया है। और ये परिप्रेक्ष्य आज के समय में नितांत आवश्यक है। मैं तो कहूंगी कि जब हम इन वैश्विक आकलनों को देखते हैं ना, तो पाते हैं कि ये नजरिया शासन को देखने का हमारा पूरा तरीका ही बदल देता है। लोकतंत्र कोई रुकी हुई प्रणाली या अंतिम मंजिल नहीं है जहां आप एक बार पहुंच गए और सारा काम खत्म। हाँ, वो कोई फिनिश लाइन नहीं है। एकदम सही। ये एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। जब भी कोई समाज बदलता है, उसकी जरूरतें बदलती हैं और उसी के साथ लोकतंत्र को भी खुद को ढालना पड़ता है। और जो बात मुझे इन शोध पत्रों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो है चुनौती, यानी चैलेंज शब्द की एक बिल्कुल नई परिभाषा। आमतौर पर जब हम कहते हैं कि ये एक चुनौती है तो हमारा मतलब होता है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, कोई बाधा है या कोई ऐसी मुश्किल है जिससे हर हाल में बचा जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन स्रोत में इसकी बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जावान परिभाषा दी गई है। इसमें कहा गया है कि चुनौती केवल एक समस्या नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मुश्किल है जिस पर अगर सुनियोजित प्रयास किया जाए तो जीत हासिल की जा सकती है। और एक बार जब उस पर विजय प्राप्त कर ली जाती है तो व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाती है। आगे का मार्ग और भी साफ हो जाता है। वही तो, हर चुनौती दरअसल एक अपग्रेड का मौका है। यही वो वैचारिक बिंदु है जहां से हमारी सोच बदलनी चाहिए। ये परिभाषा व्यवस्था में विश्वास रखने वालों को हताश होने से बचाती है। ये बताती है कि किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे के सामने जो बाधाएं हैं वे उसे नष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे बेहतर बनाने के लिए है। बिल्कुल, वे उस व्यवस्था को खुद को और अधिक परिष्कृत और मजबूत बनाने का अवसर देने के लिए हैं। ये विचार उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ये मानते हैं कि बस पोलिंग बूथ की लाइन में लगकर बटन दबा दिया, उंगली पर नीली स्याही लग गई और बस एक जागरूक नागरिक के रूप में उनकी सारी जिम्मेदारी वहीं खत्म हो गई। हाँ, वो एक बहुत बड़ा मिथक है। आज की हमारी ये चर्चा उसी मिथक को पूरी तरह से तोड़ेगी। बिल्कुल तोड़ेगी। और अब जब हम ये समझ चुके हैं कि चुनौती को जीता जा सकता है और ये विकास का एक हिस्सा है, तो हमें ये भी समझना होगा कि पूरी दुनिया में ये चुनौतियां एक जैसी नहीं है। हर देश की अपनी अलग लड़ाई है। बिल्कुल, हर देश, हर समाज अपने ऐतिहासिक और सामाजिक ताने बाने के आधार पर एक अलग स्तर की लड़ाई लड़ रहा है। यही कारण है कि किसी एक विकसित देश के लोकतांत्रिक समाधान को दूसरे विकासशील देश पर जस का तस लागू नहीं किया जा सकता। हाँ, और हमारी स्रोत सामग्री में से बहुत ही तार्किक तरीके से 3 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। अगर मैं इसे अपने तरीके से कहूँ तो ये किसी वीडियो गेम के अलग-अलग लेवल्स की तरह लगता है, जहाँ हर लेवल की अपनी अलग मुश्किलें और अपने अलग नियम होते हैं। अरे वाह, ये वीडियो गेम वाला उदाहरण बहुत सटीक है। और जिस तरह किसी भी गेम में अगर आप पहला लेवल पार नहीं करते तो आप दूसरे लेवल का नक्शा खोल ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं खोल सकते। ठीक उसी तरह लोकतंत्र के विकास में भी ये चरण काम करते हैं। तो चलिए इस गेम के लेवल्स को डिकोड करते हैं। पहला लेवल है गेम को सिस्टम में शुरू करना, यानी बुनियादी आधार की चुनौती। शोध सामग्री बताती है कि दुनिया का लगभग 1/4 हिस्सा आज भी अलोकतांत्रिक है।
वहां लोकतंत्र का कोई नामो निशान ही नहीं है। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। इसमें सूडान, सोमालिया और क्यूबा जैसे देशों का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। और आप देखिए, इन देशों के सामने जो बुनियादी चुनौती है वो केवल चुनाव करवाने की नहीं है। उनकी चुनौती बहुत गहरी है। उन्हें एक संप्रभु और लोकतांत्रिक सरकार का ढांचा तैयार करना है। मतलब सबसे पहले सेना को बाहर करना होगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो सेना या किसी तानाशाह के सीधे नियंत्रण को सत्ता से उखाड़ फेंकना होता है। सेना का काम देश की सीमाओं की रक्षा करना है, न कि देश की नीतियां तय करना। हाँ, वो उनका काम नहीं है। जब तक सेना को बारकों में वापस नहीं भेजा जाता और सत्ता की बागडोर एक नागरिक सरकार के हाथ में नहीं आती, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये गेम का सबसे मुश्किल पहला लेवल है, सिस्टम को सही तरीके से बूट करना। लेकिन मान लीजिए किसी देश ने तानाशाही को उखाड़ फेंका और एक चुनी हुई सरकार बना ली, तो क्या चुनौती खत्म हो गई? स्रोत कहता है कि नहीं, इसके बाद आती है विस्तार की चुनौती। हाँ, जो कि हमारा दूसरा लेवल है। बिल्कुल, जहां आपको नई जगहों तक अपनी पहुंच बढ़ानी होती है। सही कहा। जब कोई देश बुनियादी चुनौती को पार कर लेता है, तो नई चुनी हुई सरकारें अक्सर सत्ता को राजधानी में या कुछ गिने चुने नेताओं के हाथों में समेट कर रखना चाहती हैं। हाँ, वे सत्ता को बांटना नहीं चाहती। यहीं पर विस्तार की चुनौती सामने आती है। स्रोत में श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों का जिक्र है। यहाँ एक बुनियादी लोकतांत्रिक ढांचा तो है, लेकिन असली संघर्ष उसे हर सामाजिक समूह तक पहुंचाने का है। इसका मतलब है कि क्या समाज के हर वर्ग को ये महसूस हो रहा है कि ये सरकार उनकी अपनी है? क्या महिलाओं को फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है? बिल्कुल। और क्या अल्पसंख्यक और ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित समुदायों को मुख्यधारा की राजनीति में बराबर की जगह मिल रही है? इसके अलावा सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात भी तो आती है। क्या सारी ताकत केंद्र सरकार के पास है या स्थानीय स्तर पर यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं तक सत्ता और बजट को सही मायनों में सौंपा गया है? और यहीं पर दुनिया के कई देश अटक कर रह जाते हैं। वे दुनिया को दिखाने के लिए चुनाव तो करवा लेते हैं, लेकिन सत्ता का असली स्वाद केवल बहुसंख्यक वर्ग या कुछ रसूखदार लोगों तक ही सीमित रह जाता है। ये तो सिर्फ नाम का लोकतंत्र हुआ। बिल्कुल। जब तक किसी देश की महिलाओं और अल्पसंख्यकों को ये विश्वास ना हो जाए कि उनके अधिकारों की रक्षा होगी, तब तक उस लोकतंत्र का विस्तार अधूरा ही माना जाएगा। ये बहुत ही स्पष्ट है। अब आते हैं तीसरे और सबसे एडवांस्ड लेवल पर, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती या उसकी गहराई बढ़ाना। शोध के अनुसार इसका मतलब है लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यविधि को भीतर से सुधारना, ताकि अमीर और प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण कम हो सके और एक आम इंसान की भागीदारी बढ़े। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। बताइए, क्या बात है? क्या चुनाव करवा लेना ही काफी नहीं है? मतलब अगर एक देश में हर 5 साल में पूरी तरह से शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं, सत्ता का हस्तांतरण बिना किसी खून खराबे के हो रहा है, तो हम क्यों कह रहे हैं कि लोकतंत्र को और गहरा करने की जरूरत है? ये तो एक सफल लोकतंत्र की निशानी होनी चाहिए, है ना? ये सवाल सतह से देखने पे बिल्कुल सही लगता है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि उन चुनावों के भीतर असल में क्या हो रहा है। शोध पत्र बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आज के समय में चुनाव लड़ना एक बेहद खर्चीला काम हो गया है। बहुत ज्यादा। प्रचार रैलियां और तंत्र को संभालने में इतना अत्यधिक खर्च होता है कि एक आम, ईमानदार और साधारण आय वाला व्यक्ति चुनाव में खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया सिर्फ अरबपतियों या अत्यधिक अमीर लोगों का खेल बन के रह गई है। व्यावहारिक धरातल पर बिल्कुल यही हो रहा है। जरा सोचिए, अगर किसी चुनाव में केवल अमीर और प्रभावशाली लोग ही उम्मीदवार होंगे, तो जनता के पास असल में विकल्प क्या बचेगा? मतदाता केवल एक अमीर व्यक्ति और दूसरे अमीर व्यक्ति के बीच चुनाव करने को मजबूर होंगे। अब आप ही बताइए, जब संसद या विधानसभाओं में केवल ऐसे लोग बैठेंगे, तो क्या वे नीतियां आम गरीब जनता, किसानों या मजदूरों के पक्ष में बनेंगी? शायद नहीं। वे नीतियां ऐसी होंगी जो उनके अपने व्यापार या उनके संपर्कों को फायदा पहुंचाए। सटीक विश्लेषण। इसीलिए चुनावों में धन बल को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती है, ताकि एक आम नागरिक भी सत्ता के गलियारों तक पहुंच सके। जब तक धन का ये प्रभाव खत्म नहीं होता, लोकतंत्र की जड़ें गहरी नहीं होंगी। वो सिर्फ सतह पर एक दिखावे की तरह तैरता रहेगा। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। अगर समस्या ये है कि अमीर और बाहुबली लोग पूरी व्यवस्था पर हावी हो रहे हैं, तो उसका सबसे आसान और सीधा उपाय तो ये लगता है कि सरकार संसद में जाए और कड़े कानून पास कर दे। सुनने में तो अच्छा लगता है। राजनीति को साफ करने के लिए सख्त से सख्त नियम लागू कर दिए जाएं। जो भी गलत करें उसे तुरंत चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए।
लेकिन क्या सिर्फ कानून की किताब में कुछ पन्ने जोड़ देने भर से जमीनी हालात सुधर जाते हैं? यहीं पर पेंच है। यहीं से हम राजनीतिक सुधारों के एक बहुत ही जटिल और उलझे हुए हिस्से में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कानून हमेशा एक दो-धारी तलवार की तरह होते हैं। स्रोत सामग्री में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि सावधानी से दूरदर्शिता के साथ बनाए गए कानून निश्चित रूप से अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर कानूनी बदलाव बिना गहराई से सोचे समझे या केवल जल्दबाजी में किसी समस्या को खत्म करने के लिए किए जाएं, तो उनके एकदम उल्टे और खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं। और इसका एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण हमारे स्रोत में दिया गया है। कुछ राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से एक कानून बनाया। कानून ये था कि जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं वे पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, ये उदाहरण बहुत सटीक है। अब एक नज़र में देखने पर यह बहुत ही तार्किक, प्रगतिशील और सही कदम लग सकता है कि भाई जो नेता खुद परिवार नियोजन नहीं अपना रहा, वो समाज का क्या नेतृत्व करेगा। लेकिन हमें ये पूछना होगा कि समाज के किस वर्ग पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा। इसका असल परिणाम क्या हुआ? असल परिणाम वही हुआ जिसका डर था। कल्पना कीजिए कि किसी आम नागरिक पर कोई ऐसा कानून थोप दिया जाए जो उसे उस आधार पर चुनाव लड़ने से रोक दे जिस पर शायद उसका खुद का कोई नियंत्रण ही ना हो। बिल्कुल। इस कानून का नतीजा ये हुआ कि कई गरीब लोग और विशेषकर ग्रामीण महिलाएं चुनाव लड़ने के अपने बुनियादी लोकतांत्रिक अवसर से ही वंचित हो गईं। क्योंकि हमारे समाज की सच्चाई ये है कि परिवार नियोजन और बच्चों की संख्या पर अक्सर महिलाओं या गरीब तबके का कोई नियंत्रण नहीं होता। हाँ, ये फैसले अक्सर पितृसत्तात्मक समाज या अशिक्षा के कारण थोपे जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये कि एक कानून जो शायद बहुत ही अच्छे इरादे से बनाया गया था, उसने वास्तव में हमारे पिछले लेवल यानी लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती को और भी मुश्किल बना दिया। एकदम उल्टी दिशा में ले गया। हाँ, उसने एक झटके में एक बहुत बड़े और पहले से ही उपेक्षित वर्ग को व्यवस्था से पूरी तरह बाहर कर दिया। इसीलिए यह शोध हमें चेतावनी देता है कि राजनीतिक सुधारों के लिए सिर्फ प्रतिबंध लगाने वाले या लोगों को अयोग्य ठहराने वाले कानून काफी नहीं है। सबसे बेहतरीन कानून वो नहीं है जो नागरिकों को कुछ करने से रोकते हैं या उन पर जुर्माना लगाते हैं। तो फिर एक अच्छा कानून कैसे कहेंगे? सबसे बढ़िया कानून वो है जो आम लोगों को सशक्त बनाते हैं, जो व्यवस्था को पारदर्शी बनाते हैं और नागरिकों को यह ताकत देते हैं कि वो खुद व्यवस्था की कमियों को दूर कर सकें। जैसे कि सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI। हमारी शोध सामग्री इसे राजनीतिक सुधार का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मानती है। बिल्कुल, RTI एक बेहतरीन टूल है। अगर मैं इसे एक सरल रूपक से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है। मान लीजिए कि पहले सरकार एक अंधेरे बंद कमरे में बैठकर फैसले लेती थी। फिर वो बाहर आकर जनता से कहती थी कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कमरे के अंदर सब कुछ एकदम साफ और सही चल रहा है। और जनता को चुपचाप मानना पड़ता था। हाँ, जनता को उनकी बात माननी पड़ती थी, लेकिन सूचना का अधिकार उस बंद कमरे की चाबी और एक बहुत ही तेज टॉर्च सीधे देश के नागरिकों के हाथ में दे देता है। अब किसी को सरकार के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। सही बात है। नागरिक खुद उस टॉर्च को जलाकर फाइलों के अंधेरे कोनों में देख सकते हैं। ये एक बहुत ही सशक्त रूपक है। RTI लोगों को केवल जानकारी नहीं देता, ये उन्हें व्यवस्था में एक सक्रिय भागीदार बनाता है। ये उन्हें केवल दर्शक की भूमिका से निकालकर लोकतंत्र के रखवाले या वॉचडॉग के रूप में स्थापित करता है। वॉचडॉग सही शब्द है। जरा सोचिए, जब किसी सरकारी अधिकारी को ये पता होता है कि कोई भी आम नागरिक एक साधारण सी अर्जी लगाकर उसके हर फैसले, हर खर्च का पूरा हिसाब मांग सकता है, तो वो भ्रष्टाचार करने या सत्ता का दुरुपयोग करने से पहले कई बार सोचता है। हाँ, डर तो रहता है। ये कानून प्रतिबंध नहीं लगाता, ये बस रोशनी डालता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। RTI जैसे बेहतरीन कानून हमारे राजनीतिक ढांचे को तो सुधार सकते हैं, सरकार को जवाबदेही भी बना सकते हैं, लेकिन अगर समाज के भीतर ही बहुत गहरी दरारें हो तो क्या होगा? आप किस तरह की दरारों की बात कर रही हैं? मेरा मतलब है, टॉर्च तो हमने नागरिक के हाथ में दे दी, लेकिन क्या हो अगर उस नागरिक को पता ही ना हो कि टॉर्च का बटन कहाँ है, या फिर वो नागरिक अंधेरे कोनों में देखने के बजाय उस टॉर्च की रोशनी से अपने ही पड़ोसी की आंखें चौंधियाने में लगा हो? आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं और व्यवस्था की सबसे दुखद सच्चाई की ओर इशारा कर रही हैं। दुनिया का कोई भी बेहतरीन कानून या संविधान तब पूरी तरह से बेअसर हो जाता है जब समाज खुद कई तरह की व्यापक और पुरानी बीमारियों से जूझ रहा हो। हाँ, और हमारी स्रोत सामग्री के आखिरी हिस्से में इन्हीं व्यापक सामाजिक बीमारियों या चुनौतियों का बहुत विस्तार से जिक्र है। कौन कौन सी बीमारियां? इसमें सांप्रदायिकता, जातिवाद, अशिक्षा,
निर्धनता, बेरोजगारी और भाषावाद जैसी अत्यंत गंभीर समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि सांप्रदायिकता यानी अपने धर्म को हर हाल में श्रेष्ठ मानना और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना और भाषावाद को दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। इसके लिए शिक्षा और मीडिया के माध्यम से धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं का प्रचार आवश्यक बताया गया है। लेकिन ये चीजें राजनीति को कैसे प्रभावित करती हैं? यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई समाज धर्म, जाति या भाषा के नाम पर बुरी तरह से बटा होता है, तो अवसरवादी राजनेता इसी बंटवारे का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। क्योंकि तब असल मुद्दों पर बात ही नहीं होती। एकदम सही। ऐसा इसलिए क्योंकि तब उन्हें अपने काम का हिसाब नहीं देना पड़ता। वे स्कूल, अस्पताल या सड़क बनाने के आधार पर वोट नहीं मांगते, बल्कि वे लोगों की असुरक्षा और भावनाओं को भड़काकर वोट बटोर लेते हैं। सांप्रदायिकता असल में राजनेताओं के लिए जवाबदेही से बचने का सबसे आसान शॉर्टकट है। ये तो डराने वाला सच है। और इन सब में एक शब्द जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वो था अशिक्षा को मुखबिरी की जड़ बताना। ये बहुत ही कड़ा और चुभने वाला शब्द है। हाँ, स्रोत में इसका बहुत गहराई से इस्तेमाल हुआ है। शोध कहता है कि इस जड़ को उखाड़ने के लिए प्राथमिक शिक्षा को न केवल अनिवार्य बल्कि पूरी तरह से निःशुल्क करना होगा, और विशेषकर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए वजीफे और रियायतें देनी होंगी। मुखबिरी की जड़ का यहाँ जो अर्थ है वो बहुत ही गहरा है। जब कोई व्यक्ति अशिक्षित होता है तो वो आसानी से गलत सूचनाओं, अफवाहों और प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाता है। वो सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। बिल्कुल। सूचनाओं की यह कमी या इंफॉर्मेशन असिमेट्री भ्रष्ट राजनेताओं का सबसे बड़ा हथियार है। एक अशिक्षित व्यक्ति अनजाने में ही सही उन लोगों का साथ दे देता है जो असल में उसी के अधिकारों को कुचल रहे होते हैं। ये तो बहुत दुखद है। इसीलिए शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, यह उस अज्ञानता के अंधेरे को दूर करती है जो लोगों को गुलाम बनाए रखता है। इसके साथ ही स्रोत में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए औद्योगिक विकास और युवाओं को वोकेशनल शिक्षा या वोकेशनल ट्रेनिंग देने की बात भी प्रमुखता से कही गई है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी। मेरा एक सीधा सा सवाल है। बिल्कुल, पूछिए। क्या हम लोकतंत्र पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं डाल रहे? क्या गरीबी या बेरोजगारी वास्तव में लोकतंत्र की समस्याएं हैं? है या बेरोजगार है, ये हमारी अर्थव्यवस्था या बाजार की विफलता हो सकती है, लेकिन इससे देश का लोकतांत्रिक ढांचा कैसे खतरे में पड़ जाता है? हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि लोकतंत्र रातों रात सबको अमीर बना देगा? अगर हम इससे बड़े परिप्रेक्ष्य से जुड़ें तो आप पाएंगी कि राजनीति और अर्थशास्त्र को अलग अलग खानों में बांटकर नहीं देखा जा सकता। अच्छा, वो कैसे? आप खुद सोचिए, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी सिद्धांत क्या है? समानता। एक व्यक्ति एक वोट, और हर वोट का बिल्कुल समान मूल्य। एक अरबपति का वोट और एक मजदूर का वोट बराबर है। सैद्धांतिक रूप से तो हाँ, लेकिन व्यावहारिक जीवन की सच्चाई क्या है? क्या एक बेहद गरीब, भूखा या भयंकर जातिवाद से पीड़ित व्यक्ति वास्तव में अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है? अगर इस तरह से देखा जाए तो शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। एक भूखा इंसान अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का स्वतंत्रता से प्रयोग कर ही नहीं सकता। जब जीवन का मुख्य संघर्ष अगले समय की रोटी जुटाना हो, तो चुनाव के समय चंद रुपयों या एक महीने के राशन के लिए उस व्यक्ति का वोट आसानी से खरीदा जा सकता है या छीना जा सकता है। हाँ, उस वक्त पेट भरना ज्यादा जरूरी होता है। वही तो। एक बेरोजगार युवा जो हताश है, वो आसानी से किसी सांप्रदायिक या जातिवादी दंगे में राजनीतिक दलों का मोहरा बन सकता है। जब तक समाज में आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक समानता नहीं होगी, तब तक राजनीतिक समानता केवल कागजों पर लिखी एक सुंदर कविता मात्र रह जाएगी। ये बहुत गहरी बात कही आपने। इसीलिए अत्यधिक गरीबी और बेरोजगारी विशुद्ध रूप से लोकतंत्र के लिए एक सीधा खतरा है। आर्थिक असमानता राजनीतिक असमानता को जन्म देती है। ये वाकई एक बहुत ही शानदार और आंखें खोलने वाला विश्लेषण है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आप एक बीमार, भूखे और आपस में लड़ते हुए समाज की नींव पर एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र की शानदार इमारत खड़ी कर ही नहीं सकते। एकदम सही। आधार ही कमजोर होगा तो इमारत कैसे टिकेगी? तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के सभी धागों को एक जगह समेटें, तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि लोकतंत्र कोई कारखाने में बनी बनाई मशीन नहीं है जिसे बस एक बार चालू करके छोड़ दिया जाए और वो हमेशा खुद ब खुद चलती रहे।
हाँ, अगर इसे एक रूपक में बांधना हो तो ये एक मशीन के बजाय एक बगीचे की तरह ज्यादा है। बिल्कुल। एक ऐसा विशाल बगीचा जहां आपको सबसे पहले बुनियादी ढांचा यानी उसकी मिट्टी को बचाना होता है, तानाशाही और सैन्य शासन के अतिक्रमण से उस जमीन को मुक्त रखना होता है। हाँ, वो पहला कदम है। फिर आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि अवसर और अधिकारों रूपी पानी उस बगीचे के हर एक हिस्से, हर एक पौधे यानी समाज के हर उपेक्षित वर्ग और महिलाओं तक पहुंचे। ये हमारी विस्तार की चुनौती है। और अंत में आपको आरटीआई और पारदर्शी कानूनों की एक मजबूत बाड़ लगाकर उस बगीचे की रखवाली करनी होती है, ताकि भ्रष्टाचार रूपी कीड़े और बेतहाशा धनबल उसे अंदर से खोखला न कर दें। और यह सबसे अहम बात यह है कि इस बगीचे की रखवाली का काम किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं, बल्कि खुद देश के नागरिकों का है। हाँ, वो तो है। राजनीतिक सुधारों का जो भी प्रस्ताव हो, जो भी नया कानून बने, उसमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि इसे लागू कौन करेगा। हमें ये मुगालता नहीं पालना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक दल खुद अपनी ताकत कम करने वाला कानून खुशी खुशी पास कर देगा। सुधारों का ये दबाव हमेशा जनता की तरफ से ही आना चाहिए। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी देश में वास्तविक लोकतांत्रिक सुधार अंततः राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति या उनकी भलाई पर निर्भर नहीं करता। वो पूरी तरह से वहां के आम नागरिकों की जागरूकता, उनकी शिक्षा और व्यवस्था में उनकी निरंतर और सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है। 100%। जब नागरिक अपनी ताकत और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, जब वे चुनौती को एक अवसर मानकर उस पर काम करेंगे, तभी वे सही मायने में इन सभी स्तरों की चुनौतियों पर विजय पा सकेंगे और अपने लोकतंत्र को गहरा कर सकेंगे। और इसी के साथ हम आज की इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए हैं। हमने व्यवस्था की कमियों और उन्हें सुधारने के रास्तों पर बहुत बात की, लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। हमारी शोध सामग्री ये बहुत मजबूती से कहती है कि सही शिक्षा और सूचना का अधिकार जैसे हथियार हमें लोकतंत्र के एक सशक्त और अजेय रखवाले बनाते हैं। लेकिन जरा अपने चारों ओर देखकर सोचिए, क्या होगा अगर किसी समाज के नागरिकों के पास सारी जानकारी उपलब्ध हो? क्या होगा अगर भ्रष्टाचार के सारे पुख्ता सबूत उनके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर उनके सामने हो, लेकिन वे उस जानकारी के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाएं? यह एक डराने वाली कल्पना है। अगर रखवाले ही ये सोचकर सवाल पूछना बंद कर दें कि मेरे अकेले के बोलने से क्या होगा और सब कुछ चुपचाप एक तमाशे की तरह सहने लगें, तो फिर इस बगीचे को, इस लोकतंत्र को कौन बचाएगा? विचार कीजिएगा। धन्यवाद।